हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 ऑफ दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वेस्ट बैंक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पवई लेक को लेकर के। तो पवई लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, पवई लेक एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक के रूप में मुंबई के नॉर्दर्न पार्ट एंड ठाणे के साउथ वेस्ट पार्ट पर लोकेटेड है। बात करें पवई लेक के फॉर्मेशन की तो 1891 में मीठी रिवर पर 2 डैम का फॉर्मेशन किया गया और उसी के रिजल्ट के रूप में पवई लेक का फॉर्मेशन हुआ था। ये जो पवई लेक है, इसके फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मुंबई को ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई की जा सके। लेकिन टाइम के साथ में पवई लेक के वाटर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होती गई और इसको ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में इसके वाटर का यूज इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए किया जाने लगा। पवई लेक के मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 1936 में एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया था जिसका नाम था महाराष्ट्र स्टेट एंगलिंग एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन जो है वो ही पवई लेक के वाटर का मैनेजमेंट का काम देखता है। अभी हमने डिस्कस किया कि पवई लेक के वाटर की क्वालिटी टाइम के साथ में डिक्रीज होती गई। तो 1995 में एक प्लान स्टार्ट किया गया, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। इस प्लान में इंडिया की 10 लेक को इंक्लूड किया गया जिसमें पवई लेक को भी शामिल किया गया ताकि टाइम के साथ में इसकी वाटर की क्वालिटी को इंक्रीज किया जा सके। 2002 में ये प्लान यहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ, लॉन्च हुआ, बीएमसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया और टाइम के साथ में पवई लेक के वाटर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हुई। ये जो पवई लेक है, इसके आसपास वाले रीजन में कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की जा रही थी जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं पवई लेक को लेकर के और यह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। और आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है। विंटर सेशन में डिस्कशन करने के लिए अपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पर अर्ज किया कि हम इंडिया चाइना बॉर्डर जो टसल अभी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया कि 1962 के इंडिया चाइना वॉर के टाइम में लोकसभा में उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके टाइम पीरियड में ये डिस्कशन हुआ था। तो अभी भी इसको डिस्कस किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसका अपोज किया जिसकी वजह से जो भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने दोनों के दोनों हाउसेज लोकसभा एंड राज्यसभा को छोड़ दिया और बाहर चले गई। ये डिस्कशन वो करने वाले थे 0 आवर में। 0 आवर जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही उन्होंने किया कि इन पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 0 आवर कि 0 आवर होता क्या है। पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं इनको लेकर के बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पॉइंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कौन सा पॉइंट जो है वो पार्लियामेंट के जो रूल बुक है उनमें मेंशन है। तो आपको क्लियरली ध्यान होना चाहिए। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है क्वेश्चन आवर। एवरी पार्लियामेंट सिटिंग का जो फर्स्ट आवर होता है उसको बोला जाता है क्वेश्चन आवर। ये जो क्वेश्चन आवर है इसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में जो प्राइवेट मेंबर है मतलब वो एमपी जो मिनिस्टर नहीं है उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके के यहाँ पर पूछे जाते हैं। उनके बारे में अगर हम बात करें तो स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, इस तरीके के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तीनों तरीके का ये जो प्रोसीजर है इसमें जो है वो क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर जो है उनको सामने से मिलता है। यहाँ पर क्वेश्चन आवर के टाइम में जो प्रेसिडिंग ऑफिसर जो होते हैं दोनों हाउसेस के, उनके पास में मेन पावर जो है वो होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन आवर का कंडक्ट किया जाए। अब बात आती है 0 आवर की। तो देखो स्टार्टिंग का पार्ट होता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स का क्वेश्चन आवर, फिर होता है मेन एजेंडा। तो मेन एजेंडा
उस दिन का और क्वेश्चन आवर के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है 0 आवर। ये जो 0 आवर है ये हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, मतलब इंडिया ने ही 0 आवर को इनोवेट किया है और ये पार्लियामेंट्री रूल बुक्स में इसके बारे में मेंशन नहीं है। इसमें एमपी जो है किसी भी मैटर को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, मतलब पहले आपको बताना जरूरी नहीं होता है कि इस पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 0 आवर में किसी भी पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर 0 आवर को सस्पेंड किया जाता है, देखो क्वेश्चन आवर को 2 बार सस्पेंड किया जाता है। जब नॉर्मली अगर हम बात करें तो 2 बार सस्पेंड किया जाता है। एक तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट प्रेजेंट करते हैं उस दिन इसको सस्पेंड किया जाता है। दूसरा, जब हमारे प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट की जब फर्स्ट सिटिंग होती है उस टाइम जब एड्रेस करते हैं दोनों हाउसेज को, तब इसको सस्पेंड किया जाता है। अगर 0 आवर को सस्पेंड किया जा रहा है मतलब अपोजिशन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है और गवर्नमेंट यहाँ पर रिप्लाई नहीं देना चाह रही है, मतलब जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ में है 0 आवर का सस्पेंशन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए हैं क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर को लेकर के जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर ही न्यूज है। देखो बिहार जो स्टेट है उसको 2016 में ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब वहाँ पर लिकर का जो कंज्यूम है उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन ये जो न्यूज़ है इसमें बताया गया है कि वहाँ के कुछ लोग उन्होंने लिकर को कंज्यूम किया जिससे उनकी डेथ हो गई है। अब ये पहला इशू नहीं है बिहार में, इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर रेगुलर बनी हुई है। देखो जैसे ही बिहार में लिकर को बैन किया गया उसके बाद में बिहार का जो बॉर्डर एरिया है उसके ऊपर फोकस किया गया कि बॉर्डर एरिया मतलब बाहर से अदर स्टेट से यहाँ पर लिकर की एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनडायरेक्टली जो है बिहार के इंटरनल एरिया में ही इसकी वजह से इशू क्रिएट होने लगे और इंटरनल एरिया में ही प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमें फोकस ये करना है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं लेकिन अगर वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो कन्वर्टेबल नहीं होता है। तो फोकस ये किया जाना चाहिए कि जो भी पॉलिसी बनी है उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर भी होना चाहिए ताकि इस तरीके के जो इश्यूज हैं वो ना देखने को मिले। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है और सोलर पावर का क्या यूज़ है उन सभी के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने डाटा रखे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमने टारगेट लिया था उसमें से बहुत कम पार्ट जो है स्पेसिफिक सोलर पावर में अगर हम डिस्कस करें तो बहुत कम पार्ट जो है वो हम अचीव कर पाए हैं। देखो इंडिया ने टारगेट लिया कि 175 गीगावाट जो है उसका फॉर्मेशन उसका प्रोडक्शन जो है वो हम रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। स्पेसिफिक उसमें मेजॉरिटी में पार्ट होगा सोलर एनर्जी का। लेकिन सोलर एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एस्टेब्लिश करने में जो हमारा प्रोसीजर था उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है और उसकी वजह से ही जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनी हुई है। मेजर कुछ इशू की यहाँ पर बात की गई कि लैंड एक्विजिशन एक मेजर इशू है कि बड़े बड़े जो सोलर पार्क्स हमें एस्टेब्लिश करने हैं उसके लिए लैंड एक्विजिशन जो है उस प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट हो रही है। दूसरा इशू है एनवायरमेंटल इशूज। तो देखो गुजरात और राजस्थान जो स्टेट है वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैप होते हैं और उनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा कम बनी हुई है। तो जुडिशरी ने यहाँ पर अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया कि हमें फोकस करना चाहिए इस तरीके के इश्यूज को रेगुलेट करने के लिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो भी जुडिशरी ने बोला है कि रिफ्लेक्टर यहाँ पर यूज़ किए जाने चाहिए ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ताकि रिफ्लेक्शन जो है उसकी वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इनका रिकॉग्नाइज कर पाएँ और अपने आप को बचा पाएँ। साथ ही साथ में यहाँ पर अंडरलाइनिंग की भी बात की गई है कि ग्राउंड जो हमारा सैंड एरिया है जो हमारा लैंड एरिया है उसके अंडरग्राउंड जो है इन ट्रांसमिशन लाइन को सबमिट किया जाए और जब तक ये प्रोसीजर नहीं हो पाता है इम्प्लीमेंट तब तक रिफ्लेक्टर यूज़ किए जाने चाहिए। तो ये कुछ इशू हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट्स स्पेसिफिक अगर हम देखें तो थार डेजर्ट में इनको एस्टेब्लिश किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर
जो सन की इंटेंसिटी है, जो रेज की इंटेंसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो हमारा इंटेंशन सही है और ज़रूरी भी है। 2070 जो हमने टारगेट लिया है नेट जीरो एमिशन टारगेट अचीव करने का, वो हम तभी अचीव कर पाएंगे जब जो है वो हमारा एमिशन लेवल कम हो पाएगा। और एमिशन लेवल कब कम होगा? जब हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी सोलर पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईजिली एक्सेसिबिलिटी है इंडिया के लिए। इंडिया के पास में मेन अगर हम देखें सर्कमस्टेंसेज अकॉर्डिंग है इंडिया के सोलर पावर जनरेट करने की। ओके, तो इनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। जो भी टारगेट्स हमने लिए हैं उनको हमें अचीव करना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो यूके के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नई थेरेपी निकाली है कि कैंसर सेल जो हैं उनको, मतलब कैंसर जो इशू है उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। और एक जो नई टेक्निक है इसको बोला गया है बेस एडिटिंग। ओके, तो एक केस देखने को मिला। अलीशिया यहाँ पर टीनेज्ड गर्ल है, वहाँ पर इस टेक्निक को यूज़ किया गया है और इसके रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब ये इशू क्या है, कैंसर किस तरीके का था? तो टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ये कैंसर था। अब इस कैंसर में क्या होता है कि देखो टी सेल जो होती हैं वो अपनी वाइट ब्लड सेल की ही एक क्लास होती हैं। टी सेल वैसे क्या करती हैं कि हमारी बॉडी को अगर कुछ थ्रेट देखने को मिलता है तो उस थ्रेट को एक तरीके से खत्म करने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब कैंसर एक्टिविटी इंक्रीज होती है इस तरीके के कैंसर में, तो टी सेल क्या करती हैं, जो नॉर्मली हमारी जो इम्यूनिटी पावर है जिसको मेंटेन किया जाता है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। मतलब जो हमारी गुड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाती हैं सेल के टाइम में, कैंसर के टाइम में टी सेल्स, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है और प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो इस जीन एडिटिंग में क्या किया जाएगा कि वो सेल जो एक तरीके से गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है उनको एडिट किया जाएगा। ओके, और उनको एडिट करके जो है उनको निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से इस तरीके के कैंसर को, इस तरीके के इशू को, इस तरीके के डिजीज को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये जीन थेरेपी के बारे में यहाँ पर बताया गया है, बेस एडिटिंग है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी कैंसर के जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको इस तरीके से ट्रीट किया जा सके ताकि उनका जो एक्सपेंस जो है वो भी कम आ सके और जो इशू है वो भी रेगुलेट हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, अदर पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन है। तो यहाँ पर जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है उन्होंने अपनी 55th रिपोर्ट में रखा है कि जो हमारे हायर एल्टीट्यूड पे जो भी हमारे सोल्जर काम करते हैं उनकी क्लोथिंग और जो भी उनके प्रोसीजर है उसके लिए मिनिस्ट्री एश्योर करे कि इन सारी फैसिलिटीज़ को, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो और हम अच्छे लेवल पर उनको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 370 को लेकर के। देखो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशन डाली गई हैं कि आर्टिकल 370 जिसने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल पावर प्रोवाइड कर रखी थी, तो इस आर्टिकल 370 के रिमूव की यहाँ पर जैसे ही बात आई 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिमूव कर लिया गया और उसको 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया। तो उसके बाद में पिटीशन डाली गई कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है जब स्पेशल स्टेटस रिमूव किया गया है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि लद्दाख अपनी तरफ से डिमांड कर रहा है कि उनको शेड्यूल 6 में जो है इंक्लूड किया जाए। शेड्यूल 6 में जो स्टेट है उनको आप एक ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हो, अमे तमी, अमे तमी के नाम से आप इनको याद कर सकते हो। और इसमें इंक्लूड किया जाएगा तो एक ऑटोनोमस जो रीजन है वो बनाया जाएगा। ऑटोनोमस रीजन जब बनेगा तो स्पेशल पावर मिलेगी, कुछ पॉइंट्स को लेकर के उनके पास रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर होगी। तो इसी के बेसिस पर वो डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 370 को जो रिमूव किया गया है उसको रिव्यू करने के लिए कि रिव्यू किया जाए ये प्रोसीजर जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, हमारे सीजीआई जो है, कि स्पेसिफिक डेट जो है वो दी जाएगी इस तरीके की पिटीशन को सुनने के लिए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।